एक इवेंट 2016 में हुआ है और उसका यूज 2016 में था, और अब आपको लगता है कि यार वो टॉपिक अब फारिग हो गया, तो प्लीज उसके ऊपर अपना जोर ना लगाना। यूएस की अफगान पॉलिसी अब चेंज हो गई है, पुरानी बात हो गई है। 9/11 पुरानी बात हो गई है। इसका रेफरेंस तो पूछ सकता है, लेकिन इनकी डिटेल्स कभी नहीं पूछ सकता वो। तुम्हारे पहले जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो दोनों अब पुराने हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें कंसेप्ट का पता होना चाहिए। हमने चैलेंजेस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम पढ़े थे। तो तुम्हारे पहले दोनों क्वेश्चंस उसी चैलेंजेस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम से हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि द नेशन स्टेट सिस्टम इज इन अ फ्लक्स with an independence referendum in Scotland and another projected for Catalonia in September 2017. Critically evaluate reasons as to why the modern nation state in Europe faces internal challenges to its sovereignty and territorial integrity. देखो अब इस क्वेश्चन को तुमने ना ब्रेक करना है। ब्रेक किस तरह करना है कि पहले देखो कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम, और उस स्टेट सिस्टम की बेस पे क्या बना है? यूरोप का प्रेजेंट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। और लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो कैटलोनिया का रेफरेंडम है और ये जो स्कॉटलैंड का रेफरेंडम है, ये इनके स्ट्रक्चर को, मॉडर्न नेशन स्टेट के स्ट्रक्चर को ऑल टुगेदर चेंज कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो रेफरेंडम है वो नेशन स्टेट कंसेप्ट को खराब कर रहे हैं। तो आपने बस ये प्रूव करना था कि ये किस तरह नेशन स्टेट सिस्टम को चैलेंज करते हैं। तो अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है? पहले अच्छी सी आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है, जैसे आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बस 4-5 लाइन का नेशन स्टेट सिस्टम, और उसके बाद कैटलोनिया। नहीं, थोड़े से ना पहले इसके चैलेंजेस भी देख लो, इसको चैलेंजेस क्या हैं नेशन स्टेट सिस्टम करंट वर्ल्ड से। उसके बाद लिखते तुम कैटलोनिया, उसके बाद हम इशू लिखते स्कॉटलैंड, और एंड पे थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन पार्ट और कंक्लूजन। लेकिन क्योंकि अब ये कैटलोनी और स्कॉटलैंड पुराना टॉपिक हो गया है, तो ही विल हार्डली आस्क। 2017 में तो पूछा था उसने, बट अब जो नहीं पूछेगा। वेल यार, क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग नहीं देनी होती है आपने, एनालिसिस आपने साथ साथ करते जाना होता है। नहीं नहीं, थ्योरीज की भी अलग से हेडिंग नहीं देनी। थ्योरीज की हेडिंग सेटिंग अंदर, थ्योरीज अंदर ही अप्लाई करनी है। हाँ ये करना है कि अगर तुम्हें लगे कि ये तुम लिख रहे हो पेंसिल से ना, ये तुम लिख रहे हो कि नेशन स्टेट सिस्टम को ये मसला है, ये है, ये ना, और तुम्हें लगता है कि यार यहाँ पे तुम्हारी थ्योरी आ गई है, तो तुम कहते हो कि स्कॉलरी व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस से यहाँ पे थ्योरी लिख के, थ्योरी की बेस पे फिर इसी को एक्सप्लेन कर दो। थ्योरी एप्लीकेशन तुम्हें सिखाई थी ना मैंने। बुक का आर्टिकल इस तरह करते हैं कि बुक का आर्टिकल लिखने के लिए ना हमेशा एक लाइन ऊपर छोड़ो और एक लाइन नीचे छोड़ो। अपने ये जो आपके पास इंपॉर्टेंट बातें होती है ना, वो प्रॉपर आप फिट करके लिखो। हाँ हाँ बिल्कुल।
आप एक सवाल पे 3 थ्रीज भी लगा सकते हैं, 4 थ्रीज भी लगा सकते हैं, जितनी मर्जी लगाएं आप। वेल पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, दोनों में थी इस्तेमाल होंगी। प्लीज ये गलती ना करना। पेपर 2 होता सारा करंट अफेयर वाला पेपर है, लेकिन फर्क कहाँ पे पड़ता है कि आपने उसको करंट अफेयर का पेपर नहीं बनाना। बिलाल कंक्लूजन पे ना लिस्ट व्यू देना है। कोशिश करना कि कंक्लूजन पे हमेशा लिबरलिस्ट या पीस या इस तरह एंड करना है। मैं तुम्हें कैंटीन पीस मॉडल पढ़ाया था ना हमने, तो कोशिश करनी है कि अपने क्वेश्चन को हमेशा खत्म इसके साथ करना है। देखो बच्चे, पंजाबी है ना, तो पंजाबी में आपने शेर लिखने हैं तो नंबर मिलेगा। यूएस हिस्ट्री है, तो हर चीज को तुम हिस्टोरिकल इवेंट्स के बैकग्राउंड से लिंक करके लिखोगे तो फायदा आएगा। वो तब तक तुम्हें, जब तक तुम इसको 7 ईयर वॉर के साथ जस्टिफाई नहीं करोगे, वो तक तुम्हें ये फेडरलिस्ट रजीम और एंटी फेडरलिस्ट रजीम के मार्क्स नहीं देगा, जब तक तुम इसको फेडरलिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में थे और एंटी फेडरलिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में थे उसके साथ जो ना वो रेलिवेंट नहीं बनाओगे। वो तुम्हें आईआर में तब तक नंबर नहीं देगा जब तक तुम इसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के साथ नहीं लिखोगे। समझ आई बात कि नहीं? और एक बात और याद रखना कि अपने करंट अफेयर का जो पेपर है, कोशिश करना कि उसको भी थोड़ा सा आईआर का ही टच देना। उसके अंदर भी थ्योरी श्योरी यूज कर देना, कुछ भी नहीं होगा, मार्क्स ही मिलेंगे। मुझे लगता है कि मेरे दोनों दफा अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 65 प्लस मार्क्स ना, तो मैं इसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में ही करता था आईआर को, सॉरी ये इसको करंट अफेयर को। लेकिन आईआर के पेपर को कभी भी करंट अफेयर के पेपर में ना करना। ये फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये कभी भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप यूज करें, डालें ना। वेल पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरीज बहुत कम यूज होती हैं बच्चे। मैप्स, फ्लो चार्ट्स, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो पूछने की जरूरत ही तो हमने यूज करने ही करने हैं। अब देखो ये एक और क्वेश्चन है, अब ये भी टॉपिक तुम्हारा पुराना हो गया है, लेकिन है ये भी चैलेंजेस कि नेशन स्टेट सेक्टर एज ए मिलिट्री कॉम्पिटिटर इज गेनिंग ग्राउंड इन द मिडिल ईस्ट। नॉन स्टेट एक्टर है, हाईलाइट कर लिया करो क्या क्या पूछा उसने। नॉन स्टेट एक्टर, इसके नीचे हाईलाइट कर देना। एज ए मिलिट्री कॉम्पिटिटर इज गेनिंग ग्राउंड इन द मिडिल ईस्ट विद द राइज ऑफ ISIS। ये इस क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी यूनाइटेड नेशंस एंड मेजर पावर्स implement in order to ensure peace and security in Iraq and Syria। अब देखो इसके अंदर उसने नेशन स्टेट सिस्टम का कहीं लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो इसका एंड होगा वो नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर ही एंड होगा। यार देखो ना, तुम ये लिख रहे हो कि इन द मॉडर्न पीरियड या इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड some legacies from the past
have remained the same. है आज हेलो हाँ मादी सुबह उठा ली बर्तन ओके In the modern day world, some legacies from the past have remained the same. The importance of sea is as relevant as it was in the past. In neo-realistic, where anarchy exists, states seeks to gain power for statism and self-help. One of the major element of power is C. अब ये जो रेफरेंस तुम कह रहे थे ना as Captain Mahan in his book, ये उसकी एक बुक थी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा और यहाँ पे लिख देना said. अब उसने जो कहा था वो मुझे याद आ रहा है उसने यही कहा था कि C पावर is the key to the world war. तो एक लाइन नीचे भी छोड़ देना और यहाँ पे अगला कोशिश करना कि given the context of South China Sea, तो जो प्रेजेंट चल रहा है वो लिख देना. अब देखो क्वेश्चन है साउथ चाइना सी का, क्वेश्चन है करंट अफेयर का, लेकिन उसको तुम उसका स्टार्ट देखो, बिल्कुल कौन सा स्टार्ट है आईआर वाला. जब तुमने रेफरेंस एंड पे यूज करना है तो इसको अंडरलाइन कर देना और जो उसकी कोटेशन है उसको वैसे सेपरेटली लिखा हुआ है और ये तुम लिख रहे होगे इससे पेन से और जो कोटेशन है वो तुमने लिख लेनी है मार्कर से. लेकिन जो एक चीज मेन का ख्याल रखना है वो यही है कि न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड, अनार्की, पावर, स्टेटिज्म, सेल्फ हेल्प. क्या मैं तुम लोगों को समझा पाया हूं? हाँ हाँ बॉल पॉइंट यूज करनी यार. अब ये तो ना पूछो ना, ये बच्चों वाली चीजें ना पूछो प्लीज, खुदा का नाम है यार. ये क्या मतलब मैं क्या कहूँ पहले यार मैं अक्सर यही बताता हूँ कि ना एक है यूनिबॉल की ना एक वो पेन होता है वीएन एलीट तो ये ब्लैक में भी मिलता है और ये ब्लू में भी मिलता है. तो मैं ये दोनों पेन ब्लैक भी ब्लू भी और साथ में ब्लू मार्कर ये तीन चीजें यूज करता होता था. हाँ जब आप पेपर में जाते हैं ना तो कोशिश करें कि पेपर में 30 मिनट्स पहले चले जाएं और 15 मिनट पहले हॉल में बैठ जाएं. वो शीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं
तो आप मार्जिन जरूर लगाएं, मार्जिन से जरा पेपर अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है, थोड़ी शीटें भी आपकी ज्यादा भर जाती हैं, तो मार्जिन लगा लें। हाँ हाँ, दोनों तरफ लगाओ। गुलाम हाँ जी, पूछ लें जनाब, पूछ लें। आप आपने पूछनी है तो पूछ लें। पूछें बेटा, पूछें, राबिया पूछो। पहले आपको 24 मिलती हैं, जो पहले शीट्स मिलती हैं ना उसमें 24 होती हैं, ठीक है, और 24 के बाद आपको एक्स्ट्रा शीट्स मिलती हैं। वो आपकी राइटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपका फ़ॉन्ट साइज बड़ा है, जिस तरह मेरा बड़ा होता था, तो मेरी शीट चली जाती होती थी 44 पे, ठीक है। मेरा क्योंकि बड़ा है फ़ॉन्ट साइज, और मैं हर क्वेश्चन के शुरू में आउटलाइन में होता था, मतलब हर क्वेश्चन के शुरू में आउटलाइन, और फ़ॉन्ट साइज मेरा बड़ा होता था। और यार पेपर क्वालिटी जो है शीट्स की, वो बड़ी नेक्स्ट लेवल की होती है, एलीट क्लास पेपर होता है, ठीक है। और ये जो इतना गैप है ना, ऑलमोस्ट 2 लाइंस में ना, इतना गैप होता है, मतलब खुला गैप होता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है ना, और आप बड़े फॉन्ट में लिखते हैं ना, तो आप बहुत प्यारा लगता है वहां पेपर अटेम्प्ट किया हुआ आपका। पेपर क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, और ये खुली खुली लाइंस होती हैं, तो बड़ा मजा आता है उनके ऊपर लिखने का। जरा ये बता तो दिया है बच्चे कि आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना यूज करना है। बच्चे दूसरा क्वेश्चन ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, वो तुमने लिखना है, और आईएस की वजह से कौन कौन से थ्रेट्स में वो लिखने हैं बस। रेफरेंस जितने आपके पास हैं उतने मैक्सिमम से मैक्सिमम लिखें, जितने आपके पास रेफरेंस माइंड में आ रहे हैं सारे लिखें आप। मैं ऐसे में रह गया था। हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये आगे प्योर जो है ना वो आईआर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एसेंशियल differences between the liberal internationalist and realist theories. In your opinion, why is realism the most dominant theory and discipline of international relations? ठीक है, नीचे उसने पूछा हुआ है कि how do the new realist and constructivist approaches differ over the study of state behavior in contemporary international politics? अब ये क्वेश्चन इतने मजेदार हैं, इतने क्रिस्पी हैं कि जब इनको तुम सॉल्व करने लगोगे ना, तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे। ये तुम पूछना इतना नॉलेज रिटेन कैसे करते हैं पेपर में, आपके पास मुझे समझ नहीं आती कि पेपर में इतनी चीजें आ रही होती है ना, कि टाइम कम पड़ जाता है, इनको मैं लिखूं कैसे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन लिबरल इंटरनेशनलिस्ट एंड रियलिस्ट थ्योरीज। तो पहले आप इनकी जो है ना वो आउटलाइन बनाए पेपर की, क्वेश्चन की, ठीक है। यार बिलाल मैंने बता तो दिया है यार, एक क्वेश्चन बार बार ना पूछो। इंट्रोडक्शन, डिफरेंसेस बिटवीन देम, ठीक है,
और उसका अगला पार्ट क्या है? रियलिज्म द मोस्ट डोमिनेंट थियरी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखो इसका। ग्रेट वॉर्स लिखो। ग्रैंड ग्लोबल ऑर्डर लिखो। और कंक्लूजन लिख दो। हाँ हाँ, ये क्यों क्वेश्चन है? नहीं नहीं, ये किससे भैया? देखो, मैं आपको तरीके चॉइस करना है। पेपर में आपका ना अपना कलर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आप अपने आप को फिक्स कर लेंगे ना, अगर अपने आप को फिक्स कर लेंगे ना, तो आपके पेपर में कभी भी शाइन नहीं आएगा। प्लीज अपने आप को फिक्स नहीं करना। उसके बाद ये लिबरलिज्म है। Determine the factors in emergence of new liberal institutions, politics of financial institution in Pakistan, concept of idealism, economic liberalism। अच्छा देखो, ये देखो दो दो थ्योरीज इकट्ठी भी लिंक की हुई हैं। Explain the concept of economic liberalism and relate its core interest with the concept of new imperialism। अब इसके अंदर क्या कंसेप्ट है? एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक छोटा सा एनालिसिस है, लेकिन उस एनालिसिस के ऊपर से इतनी बेहतरीन यहाँ पर डिबेट हो सकती है इसके ऊपर, इतनी जबरदस्त डिबेट हो सकती है इसके ऊपर कि मतलब मैं तो सोच के मजा आ रहा है कि यार इसके ऊपर मतलब तुम इसके अंदर ले आओ उसको, आईएमएफ को ले आओ, तुम इसके अंदर डब्ल्यूटीओ को ले आओ, तुम इसके अंदर वर्ल्ड बैंक को ले आओ, तो इसमें ब्रेटन वुड्स सिस्टम को लेकर आओ, और इसके अंदर तुम मार्क्सिज्म लेके आओ, इसके अंदर तुम जो है ना वो लेकर आओ, क्या नाम है इसका, न्यू मार्क्सिज्म लेकर आओ, इसके अंदर एम्पीरियलिज्म लेकर आओ, इसके अंदर न्यू एम्पीरियलिज्म लेकर आओ। मतलब पूरा यार तुम इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। और ये तुमसे पकड़ा ही नहीं गया ना कि 2020 का क्वेश्चन है, कौन कह रहा था? उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म है। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इन न्यू रियलिस्टिक। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाले मैंने सारे तुम्हें पॉइंट्स बता दिए थे। पोस्ट पॉजिटिविज्म में टेररिज्म, फेमिनिज्म। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े मजेदार होते हैं, डिपेंडेंसी या इंटरडिपेंडेंसी वाले, कि क्रिटिकली डिस्कस द आइडिया ऑफ डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस। नहीं, ये तो बहुत सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन टेक्निकल होता है ना तो बड़ा मजा आता है। ये फॉरेन पॉलिसी है। ये तो बहुत ही सादा क्वेश्चन था कि पॉइंट आउट द मेन गोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्टेट्स एंड डिटरमाइन द फैक्टर्स which influence its making and implementation। ये तो बहुत सादा है। ये 18 का क्वेश्चन है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। वाओ वाओ, चेक करो। कहते द मैनर इन विच a nation's ideology dominates its foreign policy is constantly in confusion। मतलब जो किसी भी, यार मैं क्या, मैं फिर दोबारा से पढ़ने लग जाऊं? नहीं नहीं, बस ये देखो कि एक नेशन की जो आइडियोलॉजी होती है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी में किस तरह रोल प्ले करती है। वो कहता है कि इट इज ऑलवेज इन कंफ्यूजन। एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वाह वाह, कसम से पूरा मैंने इसके रिसर्च पेपर लिख सकता हूँ।
आगे है an analysis of the anatomy of foreign policy is essential prerequisite to an understanding of the dynamics of international relations. देखो अब एनालिसिस का तुम कैसे यार, ये तो अब कोई बात नहीं कि तुम मुझसे ये पूछने लग जाओ कि ये कैसे, सारा कुछ पढ़ाया नहीं है तुम लोगों को। कोई बहुत मुश्किल बात आई तो देन वो समझाऊंगा ना। एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ द अनाटॉमी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब अनाटॉमी ऑफ फॉरेन पॉलिसी में क्या आएगा? क्या आएगा एनाटॉमी ऑफ फॉरेन पॉलिसी में? दैट्स इट, बिल्कुल यही आएगा। उसकी क्लासिफिकेशन, उसका डिटर्मिनेंट्स एंड ऑल दैट। डिटर्मिनेंट्स। और ठीक है, ये 2020 का सबसे आसान क्वेश्चन था। एक्सप्लेन द फॉलोइंग डायग्राम इन द लाइट ऑफ मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, which is the most important track of diplomacy and why? balance of power के क्वेश्चन है। The rise of China is being heralded as a return of balance of power, ये तुम्हें पढ़ा दिया था। Critically evaluate the Indo-Pacific policy. Do you believe current US strategy is based on balance of power? ये ग्लोबलाइजेशन के वही सस्ते सस्ते सवाल हैं। लेकिन इन सारे में मेन बात क्या है? व्हाट इज द मेन क्रक्स? आते तो तुम्हें सारे हैं। व्हाट इज द मेन थीम? और यार तुम भी इसको अटेम्प्ट करके देखना, तुम्हें भी सस्ते लगेंगे। तुम भी इसको अटेम्प्ट कर रहे हो तुम्हें। अच्छा वैसे क्विक रिव्यू करें, हमें कितनी थ्योरीज आती हैं ऐसे ही? अपने अपने हर बंदा अपने अपने पेज पे लिखो। हर बंदा अपने अपने पेज पे लिखो। और जस्ट हम देखते हैं कि ना हमें कितनी कितनी थ्योरी आती हैं। मैं जैसे मैं लिखता हूँ, हर बंदा अपने अपने पे लिखे। रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, लिबरलिज्म स्लैश आइडियलिज्म। नंबर देते जाना, मतलब कितना कितने तुम्हें नंबर ऑफ थ्योरीज कितनी आती हैं, और सच्ची सच्ची बताना है। और मेरा बेशक अभी ना देखो। न्यू लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, क्रिटिकल थियरी, डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी, मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, imperialism, new imperialism, balance of power। बस इन 15 थ्योरीज के साथ मैं ना पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तुम लोगों ने कितनी कितनी लिखी हैं? 11, 14, 13,
9, 18। समरीना तुमने कौन कौन सी एक्स्ट्रा लिखी हैं? समरीना अपनी एक्स्ट्रा लिखना, मतलब कौन कौन सी हैं जो आपको एक्स्ट्रा लगी? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। चलो हम वेट कर लेते हैं, जस्ट टाइप इट। समरीना यार देख लें, समरीना हमारी ना असिस्टेंट कमिश्नर है ना, तो हम हमसे आगे गुजर ही गई हैं फिर हैं। हाँ हाँ आप अनम्यूट करो, मैं आपको करता हूँ अनम्यूट। कौन सी एक्स्ट्रा लिखी हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। सर मैंने आपसे आप लिख रहे थे, मैं भी लिख रही थी, तो मुझे ये नहीं पता कि आपने कौन कौन सी लिखी है, मैच नहीं किया, बट मैं आपको वैसे बता देती हूँ ना जो मैंने लिखी है। एक तो एक तो ये रियलिज्म है। रियलिज्म वाली दो, ठीक है। हाँ जी, ये रियलिज्म वाली दो। रियलिज्म, आइडियलिज्म एंड यस एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, और? पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। फेमिनिज्म, डेटरेंस थ्योरी, बैलेंस ऑफ पावर हाँ थ्योरी, ओके ओके, प्लीज रुकना यहाँ पे। डेटरेंस, डेटरेंस के बाद कौन सी कही है? बैलेंस ऑफ पावर हाँ थ्योरी, हाँ हाँ। ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म थ्योरी, ओके होल्ड ऑन प्लीज। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, और आगे? डिपेंडेंसी थ्योरी and ओके रुकना imperialism, यहाँ, new imperialism, और? world system theory, ठीक है, और वो तो क्रिटिकल थ्योरी में ही आ जाती है, और? हाँ जी, structure realism, वो तो न्यू रियलिज्म, दोनों सेम है, हाँ। ठीक है, हम्म और डिपेंडेंसी थियरी, ठीक हम्म है, imperialism, new imperialism, हम्म marxism, new marxism, that's it. हम्म बस हमारी भी 18 हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग। No problem. अच्छा बच्चों, मुझे ना अब ऑनेस्टली बताओ कि इनमें से ना तुम्हें कितनों के ऊपर ना सही ग्रिप है, कि तुम्हें कितनी की अंडरस्टैंडिंग है, सबकी अप्लाई कर सकते हो इनको? सबकी? यार अगर तुम्हें 10 भी आती है ना, और तुम 10 पेपर में अटेम्प्ट करके आ जाओ ना, तो जो चेक करने वाला है ना, ही विल रिवॉर्ड यू समथिंग। लेकिन देखो, मैंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, मैंने एक एक थ्योरी पे टाइम लगाया है, ठीक है ना? एक एक थ्योरी पे मैंने टाइम लगाया है। तो प्लीज, मैं अगर यहाँ पे 18 लिखी है ना, तो तुमने यहाँ पे 20 करनी है कोई। मेरा दिल खुश करो जरा, सारे वाले कौन कौन है जिनको सारी की सारी आती हैं? अक्सा को आती हैं। यार फिजान, अब अप्लाई तो करनी इतनी मुश्किल नहीं है यार ये। देखो, तुमने एक चीज देखी है कि मैं जब भी लिखने लगता हूँ, मैं जब भी कोई एक पैराग्राफ लिखता हूँ, तो उसमें 4-5 जार्गन्स और एक थ्योरी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। देखा तुमने? इसकी रीजन क्या है भला? बस मैं तुमसे थोड़ा सा आगे हूँ कि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस है बस। तो तुम करो ना राइटिंग प्रैक्टिस, करो ना, तुम लोग खुद भी करो राइटिंग प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। और यार ये वही वर्ल्ड ऑर्डर और ये वो पॉलिटिकल इकोनॉमी कम्युनिटी। अच्छा यार हाँ, ये एक था वाशिंगटन कंसेंसस, और एक था
बीजिंग कंसेंसस, ये 2020 का क्वेश्चन है। वॉशिंगटन कंसेंसस एंड बीजिंग कंसेंसस ये क्या होते हैं? पता है किसी को ये क्या होते हैं? वेरी गुड। ये इकोनॉमिक कंसेप्ट्स हैं, ये इकोनॉमिक कंसेप्ट्स हैं। ये जो है ये सारा लिबरलिज्म वाला व्यू है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ये सारा वो वाला कंसेप्ट है। और ये वाला जो है ना, ये सारा ये है HDI मॉडल वाला। याद है तुम्हें एक दिन HDI मॉडल पढ़ाया था कि लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करो, पीपल शुड बी एट योर बेस। और मैंने तुम्हें 2 मॉडल पढ़ाए थे, एक GDP मॉडल पढ़ाया था और एक HDI मॉडल पढ़ाया था, याद है? तो जो GDP मॉडल है ना, वो ये है वॉशिंगटन कंसेंसस वाले, कि मुल्कों के बाद GDP जो है ना वो मैक्सिमम होनी चाहिए। जबकि जो बीजिंग का नया फार्मूला है दैट इज HDI, कि लोग एट द बेस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट, ह्यूमन ग्रोथ, these should be the things at the top. Yes, sort of Scandinavian model. हाँ जी अनम। अनम आप तो बहुत ही नॉन सीरियस हो यार। क्या बात कर रहे हैं हम एंड आप आउट ऑफ नो वे, वो क्या लेके आ गए? अच्छा ये देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन बी देखो, क्वेश्चन सी देखो। क्वेश्चन बी 18 में है और क्वेश्चन बी 20 में है। Describe the concept of preemptive self-defense in the context of international law and critically evaluate the legitimacy of US forces in Canada. They are same. मतलब एक वर्ड भी नहीं चेंज किया उन्होंने। और यार प्लीज इस थ्योरी पे ना रहना कभी कि यार ये आ गया है और ये अगले साल नहीं आएगा। नहीं, मैंने तुम्हें सारा कोर्स इसलिए करवाया है कि कोशिश करना कि तुम्हें बेसिक कंटूर जो है ना वो हर चीज के क्लियर होने चाहिए। बाकी ऊपर लिख बंदा लेता ही है। सर इस IR में ना मैं कोई भी ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, बिकॉज IR का कोर्स है ही इस तरह कि आप इसको कुछ भी इम्पोर्टेंट नॉन इम्पोर्टेंट नहीं कर सकते। ये मेरा एक ओपिनियन है जाती तौर पे। अगर आपको कुछ लगता है, किसी को कुछ ज्यादा समझ आती है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये नॉन इम्पोर्टेंट है, वो मुझे भी बता दे ताकि मैं किसी को बता दूंगा। US सिस्टम में कुछ टॉपिक्स हैं वो क्लियरली समझ आते हैं कि ये नॉन इम्पोर्टेंट है। इश्यूज, हाँ, वो एक अलग डिबेट है। देखो इश्यूज जो है ना, इश्यूज इश्यूज और समथिंग एल्स। लेकिन देखो उन इश्यूज पे जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो तो सेम ही होगी ना। उन इश्यूज पे जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो तो सेम ही होगी ना। अगर कभी अफगान इशू था और आज चाइना ट्रेड वार है, तो इवेंट चेंज हुआ है, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो वही है ना। तो नॉन इम्पोर्टेंट यही है कि जो पुराने इवेंट्स हैं उनको ना करो, जो इवेंट्स पुराने हो चुके हैं उनको मिस स्किप करवा दो, नए इवेंट्स के साथ नई इम्प्लीकेशंस करो। गुलाम पहले इसको खत्म कर लें IR को, फिर ऐसे भी आ जाते हैं। हाँ जी मलिका।
मुझे तो पता नहीं है कि क्वेश्चन 4 क्या था, मैं तो बस इधर से देख रहा हूँ। मैंने तो ये फाइल बनाई हुई है। हम किसी एक ईयर का पेपर निकालें। फेमिनाइजेशन ऑफ टेररिज्म। पहले तो मुझे ये बताओ कि फेमिनाइजेशन ऑफ टेररिज्म, पहले तो मुझे ये बताओ कि फेमिनाइजेशन ऑफ टेररिज्म किस ग्रेड डिबेट का कंसेप्ट है? कौन सी ग्रेड डिबेट लगेगी? 4th ग्रेड डिबेट। ठीक है, और इसके अंदर थ्योरी कौन सी अप्लाई होगी? फेमिनिज्म। और इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस किन के ऊपर करना है? किन दो थ्योरी का क्रिटिकल एनालिसिस करना है? शाबाश, न्यू रियलिज्म का और नेओ आइडियलिज्म का। हायर पॉलिटिक्स किसके पास है? मील के पास। वो किस तरफ लेके चले जाता है? जरूरत किस बात की है? समझ आ गई मलिका? यार एक मिनट रुकना। चलो हम ना एक 2020 का पेपर निकालते हैं। 2020 के ना दोनों पेपर देखते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या हम इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी से अपनी तसल्ली कर लेते हैं। मैंने जो मोस्ट जो है ना वो लेटेस्ट है ना वो पेपर निकालनी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ द न्यूरियलिज्म, realist and constructivist approaches differ over the study of state behavior in the contemporary international politics। हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, describe the concept of preemptive self defense in the context of international law and critically evaluate the legitimacy of use of foreign policy। ये तो मेरे ख्याल में जितना तुमसे होना चाहिए अच्छा उतना किसी से भी नहीं होना चाहिए। How do you understand the by international political economy, how it promotes economic dependency in developing states? हो जाएगा। Define the concept of strategic culture and highlight the major determinants of Pakistan strategic culture। हो जाएगा। Yes, 4 क्वेश्चन करने होते हैं और तुम्हें चारों के चारों आते हैं और अभी तुमने खुद तैयारी नहीं की।
4 क्वेश्चंस करने होते हैं और तुम्हें चारों के चारों आते हैं, और अभी तुमने खुद तैयारी नहीं की, अभी तुमने लेक्चर्स लिए हैं जस्ट। तुम्हारे गिले शिकवे दूर हुए, तुम्हारी जो है ना वो, लो मैंने तो सुना है कि ये पेपर सबसे मुश्किल था, 2020 के पेपर मुश्किल थे। 2017 वाला निकाल लें, 2017 वाला निकाल लें। बेटा तुम जो भी निकालोगे ना, तुम जो भी निकालोगे वो सारे ही ऐसे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेइंग विद ग्रेट कॉन्फिडेंस कि तुम जो भी निकालोगे वो तुम्हें ऐसे ही लगेगा। अगर तुम इसके ऊपर 10 दिन भी और फोकस कर लो ना, और लेक्चर्स को अच्छे तरीके से निकालो, ये जो आज में सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ये देखो ये 20 का है। What are the multi-dimensional and multifaceted impacts of climate change on multiple dimensions of security? Identify each, discuss and analysis under the theoretical framework of security and international relations. कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी इसके अंदर? पहले क्वेश्चन में कौन सी थ्योरी अप्लाई होंगी? यूएस क्लाइमेट चेंज की डिस्कशन में क्यों नहीं आता? यूएस क्लाइमेट चेंज की डिस्कशन में क्यों नहीं आता? अपने जाती इंटरेस्ट हैं तो क्या हो जाएगा? न्यूरलिज्म, अपने बेनिफिट्स, और एक पर्टिकुलर वर्ड होता है आईआर का जार्गन, एक पर्टिकुलर वर्ड जो होता है आईआर का जार्गन, रिलेटिव गेन। ठीक है, ओके। न्यूरलिस्ट क्या कहते हैं कि यूएस, न्यूरलिस्ट क्या कहते हैं कि यूएस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं ज्वाइन करता? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वही ज्वाइन की जाएंगी जो अपने फायदे के लिए हैं। और अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर वो ज्वाइन करते हैं इनको, तो उससे क्या होता है? अच्छा, अगर तुम इसको सिक्योरिटी के डोमेन में लेके जाओ, तो इसकी वजह से कौन से सिक्योरिटी क्राइसिस जनरेट होंगे? ट्रेडिशनल के नॉन ट्रेडिशनल? यार तौहीद मैं तुम्हें मार दूंगा, वाटर कहां से आया? आईआर के कंटेक्स्ट में अटेम्प्ट करना है, आईआर नॉन ट्रेडिशनल। तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि तुम इसके ऊपर क्या क्या लिख सकते हो? अगर लिख, एक जस्ट एक आइडिया हो रहा है? दिल को तसल्ली हो रही है? अब बैसियत कौम, आप बचपन से ही निकम्मे रहे हो, तो बिलाल पाशा तुम्हें 50 तक तो लेके आ सकता है, 100 तक तो नहीं ना लेके आ सकता। अगर गुजारा हो रहा तो फिर बेटा सबका पास होना जरूरी तो नहीं है ना। What are the essential resources of management? What does the resources become? जो बंदा मुझे इसमें ना एक पर्टिकुलर वर्ड बताएगा ना, पर्टिकुलर वर्ड बताएगा ना, मैं बिलीव में उसको अवार्ड दूंगा। ये क्वेश्चन सिर्फ एक वर्ड से हल होता है, और वो वर्ड लाजमी यहाँ पे यूज होना चाहिए।
क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 4 essential of resource management? When does a resource become an element of power or a resource curse? Discuss the Ricochet case in this context. रिसोर्स मैनेजमेंट के 4 पॉइंट तुम लिख लोगे ये वो. व्हाट इज द मेन पॉइंट? वेरी गुड. द अवार्ड गोज टू राबिया. राबिया तुमने बहुत अच्छी तैयारी की है, मतलब तुम्हें बड़ा हल्का ले रहा था. वेरी गुड, वेरी गुड. फंजिबिलिटी उल्लू के बटो, फंजिबिलिटी ऑफ रिसोर्स. राबिया मुझे तुमसे वो वाली फीलिंग आ रही है जो बच्चे कहते नहीं है कि यार मेरी तो तैयारी नहीं है, और बाद में ना जो है ना वो दूसरों के लिए सारे मसले करते हैं. वो तो नहीं है तुम. मुझे भी यही लग रहा है. ये आज एक्टिव जो है ना वो राबिया ही थी ना, जितने पहले पहले भी क्वेश्चन पूछा वो भी राबिया ने जवाब दिया था मेरे ख्याल में. ये एंड वाला क्वेश्चन है. बाकी यार वही बातें हैं सारी, मतलब बाकी हमने ये स्टेट टेररिज्म किया था, फॉर्मलाइजेशन ऑफ टेररिज्म किया था, कमर्शलाइजेशन ऑफ टेररिज्म किया था, एक ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म नहीं किया. तो इसमें से कितने करने हैं? एक इसको तुम नेट से सर्च कर लेना कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म क्या होता है. इसका मुझे आइडिया नहीं है. यार ये 19 का पेपर नहीं निकल रहा. ये 19 का किसने कहा था यार? ये पेपर है 19 का. Discuss the significant features of Treaty of Westphalia and the development of modern nation state. Discuss the concept of idealism. ओए ओए ओए. यार रुकना प्लीज, जस्ट होल्ड ऑन. अब ये देखोगे सर ये भी हलवा है. देखो पहला क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. ये पूरी थियोरेटिकल डिबेट के साथ लिखना है, पूरी स्टार्ट से शुरू करना है. क्वेश्चन क्या था? वॉर कौन सी हुई, उस वॉर की वजह से ट्रीटी कौन सी हुई. दूसरा क्वेश्चन आता है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म, एक्सप्लेन इट्स कोर परसेप्शन एंड डिफाइन इट्स एजेंडा फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड. अब मैं जो क्वेश्चन खोलता हूं तुम कहते हो ये भी इजी पेपर है, ये भी, फिर कौन सा खोलूं बताओ. 2021. यार 2021 वाला भी आसान होगा इंशाल्लाह. 2021 वाला भी आसान होगा, डोंट वरी. ये 2019 का है जनाब, ये 2019 का है. 2021 का भी आसान होगा, डोंट वरी. मेरे ख्याल में अपना मैं ना तुम्हें तंग कर रहे हैं, तो चलो आज तुम्हें जल्दी छुट्टी देते हैं, आधा घंटा पहले का. तो इन द एंड जस्ट लेट मी नो कि जो तुम्हारे गिले शिकवे थे वो एड्रेस हो गए कि नहीं हुए. तो विश यू ऑल द बेस्ट. अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करें. एंड हाँ, 2-3 तारीख को ना 3 को सेल मेरे पास आ जाएगा, आयशा से मैं ले लूंगा. तो एनी वन ऑफ यू हु वांट टू टॉक मी, जस्ट लेट मी नो. जो भी क्वेश्चन है फिर मुझसे एड्रेस कर लीजिएगा, ठीक है. और मुझे वो करना है तुम लोगों ने, मुझे क्या सेंड करना है?
फीडबैक, और मुझे मैसेज ना करना पड़े किसी के लिए, किसी से। हाँ, मुझे कैप्टन अमेरिका वाला याद है, बस स्पेशल था ना, स्पेशल स्पेशल लिख के भेजने हैं यार। वो शायद तुमने भेजा था। ये कौन नाराज हो गया मुझसे? अक्सा मलिक। अक्सा, आप क्यों नाराज हैं? शरीज, थैंक यू सो मच, इट वाज सो स्पेशल। जी जरूर, आई विल इवैल्यूएट इट। यार बच्चे, नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बताना चाहता। मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, और काफी सारा रेस्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मेरा दोबारा दिल किया तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मे बी मेरा दिल ना किया तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आई डू अपोलॉजीज इन एडवांस, क्योंकि यार मेरी जिंदगी काफी ज्यादा मैंने भी बिजी कर ली हुई है इस सिलसिले में। तो आई वांट टू एंजॉय अ लिटिल। तो देखूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हनान। नहीं, मंडे से नहीं है, वो कल से ही है। कल सैटरडे से लेके मुसलसल 8 डेज, और 8 डेज में उसको खत्म कर देंगे। नहीं बच्चे, कल ही है, कल क्लास में उसको खत्म करना है मैंने। मैं आपको बता दूंगा बच्चे। जी जारा, क्या रिक्वेस्ट है? इंशाल्लाह आई विल। गुलाम, कितने नंबर है तुम्हारे मेरे पास? जी शरीस। सैरिश, आपका माइक खोलते हैं, आपका माइक खोलते हैं सैरिश, आपका माइक खोलते हैं, आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ सर। सर आज मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, आपने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया, मुझे लगा शायद आप नाराज हैं। नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ। आप क्या क्वेश्चंस थे? सर अभी इस तरह तो याद नहीं है, वो बीच में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो पूछे थे, कुछ पेपर अटेम्प्टिंग का पूछा था, खैर वो साथ साथ ओके। जो बाकी लोग पूछ रहे थे तो उससे मुझे हाँ, आंसर मिलते जा रहे थे, लेकिन बस ये था, ठीक मुझे है। लगा शायद आप मेरी किसी भी बात का आप जवाब नहीं दे रहे तो। क्वेश्चन लिख लें सारे, ठीक है, जी सर, और जी दो को कॉल कर लीजिएगा मुझे। ठीक है, सही है, One- ठीक है। और सर आपको क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करें तो वो पिक्चर बना के आपको सेंड कर सकते हैं, और किस डेट पे हम कर सकते हैं? जिस तरह मैं नहीं कर